हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आज की इस क्लास को बड़े शिद्दत से पढ़ने के लिए तैयार होंगे। सचमुच में भाई, आज का यह क्लास ना बड़ा शिद्दत वाला है। आज का यह क्लास एक ऐसा क्लास है जिसे अगर आप नहीं देखे, पूरा नहीं देखे, अगर थोड़ा सा भी मिस किए तो एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपके परीक्षा में से 5 नंबर मिस हो जाएगा। ठीक है ना? फिजिक्स के परीक्षा में आपका 5 नंबर लटक जाएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यह टॉपिक अपने आप में हॉट टॉपिक है। ठीक है ना? सुपर हिट फिल्म है आज का यह। ठीक है, तो बच्चों आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे। आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर, आज की इस क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये परीक्षा में आ जाए कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें, या R बराबर 2F, बात बराबर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R बराबर 2F आएगा। ठीक है ना? या F बराबर R/2 आएगा। इसी को सिद्ध करना है। चूंकि ये अवतल दर्पण में है सिद्ध करना, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का एक फोटो बनाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का एक फोटो बनाएंगे। अगर आप लोग अभी से 20-30 मिनट आप ध्यान दे दीजिएगा ना, तो हमें दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। अगर अभी से आप लोग 20-30 मिनट, आधा घंटा आप ध्यान दे दीजिए, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो हमें दोबारा बताना पड़ सकता है। तो देखते हैं कितने बच्चे एकदम सीरियस हैं। एकदम माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, पूरा एकदम ध्यान यहीं पर केंद्रित होना चाहिए। जहां पर हमारा कलम चलेगा, जहां पे हमारा मुंह चलेगा, वहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा बाबू, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि प्यारे बच्चों, इसमें हम एक प्रधान अक्ष बना लेते हैं। ठीक है ना? ये हमारा एक प्रधान अक्ष है। ठीक है ना? ये प्रधान अक्ष है, जिसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है? अब चूंकि हम आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुके हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी रेखा, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली, जैसे ये कोई रेखा है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है ना? यह कोई रेखा है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा। यह प्रधान अक्ष के समांतर कोई एक रेखा है। अब आप लोग बताओ बाबू हमें कि यह रेखा प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? यह रेखा प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, यह आप लोग हमें बताइए। बताओ बाबू जल्दी से, यह रेखा प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? आप लोग कहेंगे गुरुजी फोकस से। आप लोग कह देंगे तुरंत कि गुरुजी ये तो फोकस से गुजरेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर यह रेखा फोकस से गुजरेगी, अगर यह रेखा फोकस से होकर के गुजरेगी, ये रेखा फोकस से होकर के गुजरेगी, जहां से भी ये रेखा गुजर रही है ना बाबू, यही आपका फोकस है। यही आपका क्या है? फोकस। ध्यान रखिएगा, यही आपका फोकस है, एफ है। समझ में आ गया? यही आपका क्या है? फोकस है। और प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम बीच में एक रेखा खींच देंगे जो कि अभिलंब का कार्य करेगा। ठीक है ना? ये हम बीच में एक रेखा खींच दिए जो कि हमारा अभिलंब का कार्य करेगा। यहां पर हमारा वक्रता केंद्र सी हो गया, यहां पे हमारा वक्रता केंद्र सी हो गया। तो प्यारे बच्चे, बस इतना ही फोटो आपको बनाना है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम दर्पण का नाम लिख देते हैं। अब दर्पण का नाम है M डैश। दर्पण का नाम हम दे दिए M डैश। जो आपतित किरण है, इसका हम नाम रख दिए A, और इस बिंदु का नाम रख दिए B। समझिएगा जरा ध्यान से, तब जाकर के पूरा समझ में आएगा। ये जो अभिलंब है ये हो गया C, और प्यारे बच्चों हो गया AF। बस इतना ही काम आप लोगों को करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतना अगर आप लोग फोटो बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं किए हैं, अवतल दर्पण लिए हैं, इसमें एक आपतित किरण AB है, इसमें एक आपतित किरण AB है। ध्यान से सुनना बाबू, इसमें एक आपतित किरण AB है, आपतित किरण AB है जो प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, और CA अभिलंब है। बस यही तो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख देंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग यहां पे लिख देंगे, समझिएगा जरा ध्यान से। हम लोग लिखेंगे माना कि, हम लोग यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना? हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि माना कि
माना कि एम एम डैश एम कॉमा एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्लियर हो गया। हम मान लिए प्यारे बच्चों कि एम एम डैश हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, अच्छा यहां ध्रुव का हम नाम रख देते हैं P, तो लिखेंगे कि जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। समझ में आ गया बाबू, ध्रुव P हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। समझ में आ गया ना। अब समझिएगा, AB एक आपतित किरण है, या BA, AB बोल दीजिए चाहे BA बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं है। लिखेंगे BA एक आपतित किरण है, BA एक आपतित किरण है, BA एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, फोकस से, तो लिख देंगे F से गुजरती है, यानी कि फोकस से गुजरती है। ठीक है, यहां तक हो गया ना। BA एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। और लिखेंगे कि CA अभिलंब है, लिखेंगे कि CA अभिलंब है, CA अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना प्यारे बच्चे आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप चित्र बनाए हैं, इस चित्र के बारे में तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा ना। बताओ बाबू, इस चित्र के बारे में तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, तो इतना आप लोगों से लिखा जाएगा। हम पूछते चलेंगे कि लिखाएगा कि नहीं, इतना तक हो जाएगा बाबू, लिखा जाएगा ना। कुछ नहीं किया है, बस देख लीजिए, एक अवतल दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष, तो ये सब तो आप लोग लेना जानते ही हैं, एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, और ये प्रवर्तन के बाद कहां से, फोकस होकर के गुजरेगा, और बीच में एक अभिलंब हम खींच दिए हैं CA। बस इतना ही आपको चित्र बनाना है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ना हम फोटो को प्यारे बच्चों हम ऊपर थोड़ा सरका देते हैं, ताकि आप लोगों को समझाने में हमें बड़ा आराम मिले। ठीक है, आप लोगों को समझाने में हमें बड़ा सहूलियत मिले, इसलिए हम इसको यहां पे कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम जरा समझाना शुरू करते हैं, जरा कंसंट्रेट होकर के समझना शुरू करना मेरे भाई, ठीक है ना। कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। देखो बाबू, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, ठीक है ना। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, तो यह वाला जो कोण हो जाएगा और यह वाला जो कोण हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा। यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बाबू। हम इस कोण को कोण 1 नाम दे देते हैं और इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 2। क्लियर? और एक कोण और, इसका नाम हम दे देते हैं कोण 3। बस इतना में हमारा काम हो जाएगा। कोण 4 मानने का इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम 1, 2 और 3 कोण मान लिए। एकदम स्टेप याद रखिए हम लोगों को कैसे करना है। कोण 1, कोण 2 और कोण 3। बस इस कोण को नाम दे दिए कोण 1, इस कोण को नाम दे दिए कोण 2, इस कोण को नाम दे दिए कोण 3। देखो, बताने वाले इस तरीके से बताएंगे कि एंगल BAC बराबर है CAF के। इतना करने से बढ़िया है कि एंगल का नाम दे दीजिए, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। हाँ बाबू, एकदम बढ़िया है ना। कोण I बराबर कोण R, बिल्कुल I और R बराबर होगा। आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। अब चलिए हम यहां से प्यारे बच्चे आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। अब आप लोग हमारे अनुसार से चलना स्टार्ट करिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सत्यापित करने के लिए प्रमाण। चलिए यहां से हम आप लोग को बताना शुरू करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमारा कोण 1 और कोण 2 बराबर है। बराबर है कि नहीं है?
कोण एक और कोण दो तो हमारा बराबर है, क्योंकि हम आप लोगों को प्रवर्तन का नियम पढ़ा चुके हैं कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। बताए हैं ना बाबू, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि हमारा कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होगा। किस चीज से? तो प्रवर्तन के नियम से। तो बाबू हम लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो बराबर है। कैसे बराबर है भाई? तो प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से बराबर है। कोण एक और कोण दो जो है बाबू, वह प्रवर्तन के नियम से क्या है? बराबर है। कोण एक और कोण दो जो है वो प्रवर्तन के नियम से बराबर है। अब प्यारे बच्चों आप जरा समझना, यहां पे बाबू जरा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अगर कोई दो रेखा है, मैथ तो आप लोग बढ़िया जानते हैं, ठीक है ना, मैथ तो आप लोग बहुत बढ़िया जानते हैं। अगर कोई दो रेखा है और अगर उससे कोई तीसरी रेखा काट रही है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये आप लोग गणित में पढ़े हैं ना बाबू, ये आप लोग गणित में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो रेखा है, देखना बाबू, यह दो रेखा है, ठीक है ना, यह दो रेखा है और इस दो रेखा को कोई तीसरी रेखा, ये सफेद वाला रेखा काट रहा है। जरा देखिए, ये दो रेखा को ये सफेद वाला रेखा काट रहा है, सेम वैसा ही हम बना दिए हैं। तो कोण एक और कोण तीन, यहां पे है कोण एक और यहां पे है कोण तीन। बाबू कोण एक और कोण तीन बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ बाबू, बराबर होगा ना, गणित आप लोग जानते हैं। और इस कोण को कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहा जाता है। इस कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो प्यारे बच्चे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि कोण एक और कोण तीन बराबर होगा, कोण एक बराबर कोण तीन होगा। कैसे बराबर होगा? तो एकांतर कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। बताओ बाबू, एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर जी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको समीकरण एक मान लें और इसको समीकरण दो मान लें, तो अब हम समीकरण एक और समीकरण दो से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। देखो बाबू, बराबर के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और बराबर के इस साइड वाले को RHS बोलते हैं। हमारा LHS बराबर है, यानी LHS यानी कि बाईं हाथ बराबर है, ठीक है ना, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बाबू एक कोण एक समीकरण एक में भी है, कोण एक समीकरण दो में भी है, तो एक एक बराबर है, तो हमारा इधर वाला भी बराबर होगा, यानी कि कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और दो से कोण दो बराबर कोण तीन, यानी कि कोण दो और कोण तीन हम लोग बराबर सिद्ध कर लिए। प्यारे बच्चों दो कोण बराबर हो गया, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। आप इस त्रिभुज को जरा गौर से देखो बाबू, कौन त्रिभुज को हम गौर से देखने की बात कर रहे हैं? जरा नाम बताइए आप लोग, कौन त्रिभुज को हम गौर से देखने की बात कर रहे हैं? जरा नाम बताइए। ट्रायंगल ACF, इस त्रिभुज को हम गौर से देखने की बात कर रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? ACF, इस त्रिभुज को हम गौर से देखने की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, हम इस त्रिभुज को गौर से देखने की बात कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज को गौर से देखने की बात कर रहे हैं। देखो बाबू, हम इस त्रिभुज को गौर से देखने की बात कर रहे हैं। CAF ACF कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है ना, ACF ट्रायंगल को हम देखने की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें? ACF में, ACF में। त्रिभुज ACF में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण दो और कोण तीन बराबर है। ऊपर में हम लोग सिद्ध कर दिए हैं, यहां पर कोण दो और कोण तीन बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि कोण दो बराबर कोण तीन है, प्यारे बच्चों जरा समझिएगा जरा ध्यान से, कोण दो बराबर कोण तीन है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बाबू ये आपको बताया गया है, ठीक है ना, कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी कि कोण दो और कोण तीन आपस में बराबर है, तो कोण दो के सामने का भुजा ये वाला और कोण तीन के सामने का भुजा ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? बिल्कुल होगा सर, यानी कि CF और AF आपस में बराबर होगा। प्यारे बच्चों CF और AF आपस में बराबर होगा, लिखेंगे इसलिए CF बराबर AF। क्या लिखेंगे? इसलिए CF बराबर AF।
क्लियर हुआ बाबू? और इसको चूंकि समीकरण 1 2 मान लिए हैं, इसको हम समीकरण मानते हैं 3। CF बराबर AF, समझ में आ गया कि CF बराबर AF कैसे हुआ? आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कोण 2 के सामने का भुजा CF और कोण 3 के सामने का भुजा AF, ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों जरा एक बात को जरा गौर से समझिएगा, दर्पण का द्वारक यानी कि अगर दर्पण का चौड़ाई छोटा होगा, अभी तो दर्पण इतना चौड़ा है, अगर दर्पण का चौड़ाई छोटा होगा तो यह वाला जो रेखा आप लोग देख रहे हैं, एक डंडा अगर हमारे हाथ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ये वाला जो रेखा, ये एक मिनट रुक जाओ भाई, है ना, हमारे हाथ में क्या आ जाए कि आप लोगों को हम समझा दें, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, चलो कुछ नहीं मिल रहा है हमें, चलो पेन से समझाते हैं। यह वाला जो रेखा है प्यारे बच्चों, वो वास्तविक में आपको समझाने के लिए इसे है, एक्चुअल में यह रेखा इतना ही बड़ा है। दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा तो कोण ए जो है ना, ये बिंदु ए जो है वो बिंदु P पर ही होगा, बिंदु ए जो है वो बिंदु P पर ही होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि बिंदु ए आपको समझाने के लिए इतना ऊपर रखा गया है, एक्चुअल में ये बिंदु ए है जो बिंदु P पर ही है। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर दर्पण का, कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु P पर होगा। लिखेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वारक, अब द्वारक मतलब होता है चौड़ाई, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु P पर होगा, बिंदु P पर होगा, बिंदु ए बिंदु P पर होगा। तो प्यारे बच्चों आप जरा समझना एक बात को, अगर बिंदु ए बिंदु P पर होगा तो AF और PF आपस में बराबर है। आप समझिएगा, PF ऐसे है रेखा और AF ऐसे है रेखा, ठीक है ना? आपको समझने में लग रहा होगा कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, लेकिन अगर यहां पर A है, यहां पे F है, ये वाला बिंदु F है, ये है, ये सॉरी, ये वाला है P, ये वाला है P, देखिए ऐसे ही ना है प्यारे बच्चों। अगर इस बिंदु को धीरे धीरे यहां पे नजदीक लाया जाए ऐसे, तो अंत में आप पाएंगे कि यह बिंदु P पर ही आ गया है, यानी कि बिंदु A जो है वो बिंदु कहां आ गया है? P पर ही आ गया है। यानी कि ये वाला और ये वाला जो दोनों है ना आपस में बराबर होगा प्यारे बच्चे, यानी कि AF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, AF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, बिंदु ए बिंदु P पर है, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे AF, चूंकि ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा, यानी कि AF बराबर PF, AF बराबर PF। प्यारे बच्चों इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। जब ऐसे लिखे हैं तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, इसको समीकरण मानते हैं 3। समझिएगा जरा ध्यान से बाबू, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से हम थोड़ा घेर देते हैं, इधर जगह हमारा बचा हुआ है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। अगर समीकरण 3 और 4 से चलेंगे बबुआ, तो जरा आप हमें इतना बता दीजिए कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, ठीक है ना? आप हमें बस इतना बता दीजिए कि समीकरण जो 3 है इसमें CF बराबर AF, समझना बाबू जरा ध्यान से, CF बराबर AF समीकरण 3 है, और समीकरण 4 है AF बराबर PF, AF बराबर PF, ये समीकरण 4 है। अगर दोनों से हम चलेंगे तो जरा आप एक बात देखिए ध्यान से, AF इसमें भी है AF इसमें भी है, तो ये दोनों खत्म, तो बच गया क्या? CF बराबर PF बच गया ना। समीकरण 3 और 4 से क्या निकला? CF बराबर PF। तो समीकरण 3 और 4 से हमारा निकल गया CF बराबर PF। क्या निकल गया? CF बराबर PF। समझ में आ गया ना? यानी कि CF और PF ये दोनों आपस में बराबर है। हम लोगों को ये सिद्ध करना था, ये बराबर ये, इसी को सिद्ध करने के लिए इतना देर से हम लोग गोल 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 घूम रहे थे। तो प्यारे बच्चे CF और PF हमारा बराबर सिद्ध हो गया। अब समझना जरा ध्यान से, लिखेंगे अब प्यारे बच्चों PC समझिएगा, PC बराबर,
चूंकि हमने सिद्ध कर दिया है CF और PF बराबर, तो हम लोग को अगर यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, बाबू समझिएगा, अगर हम लोगों को P से लेकर के C तक का दूरी निकालना है, बीच में है F, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इतना जोड़ इतना बराबर इतना निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी आधा जोड़ आधा बराबर पूरा, यही ना निकलेगा, बताओ बाबू, आधा जोड़ आधा बराबर पूरा, ठीक है बाबू। चलिए, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PF जोड़ CF, PC बराबर PF जोड़ CF, इतना जोड़ इतना बराबर पूरा, यानी कि PC बराबर PF जोड़ CF, PC बराबर PF जोड़ CF, क्लियर हो गया। चलिए बाबू, PC बराबर PF और CF, तो PF के जगह पर हम PF रहने देते हैं, ठीक है ना, प्लस अभी हमने सिद्ध किया है CF बराबर PF, अगर CF और PF बराबर है तो हम CF के जगह पर PF नहीं लिख सकते हैं, बताओ बाबू, CF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं ना, क्योंकि CF और PF आपस में बराबर है, हम लोग ऊपर में ही सिद्ध कर दिए हैं, तो PC बराबर PF जोड़ CF के जगह PF कर दिए, तो PC बराबर PF और PF कितना हो गया, 2PF, PF और PF कितना, 2PF। अब बाबू हमें आप इतना बता दो कि P और C यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, बताओ बाबू, P से लेकर के C तक का जो दूरी है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो PC है यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं R, उसको क्या कहते हैं बाबू, R कहा जाता है, बराबर PF यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से सूचित किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2F, यही ना होगा बाबू, बताओ जल्दी से, R बराबर 2F, हम लोगों को यही सिद्ध करना था, R बराबर 2F, या इसी को हम लोग लिखेंगे R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2। प्यारे बच्चों, हम लोगों को यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हम लोगों को, बताइए हो गया कि नहीं हो गया, बड़े आसानी से हो गया, कुछ भार पड़ा बाबू, बताओ तो जल्दी से, क्या आपको लग रहा है कि बहुत भार पड़ा इसमें, कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो बच्चे पूर्णतः अपना दिमाग यहां पे लगाए होंगे उनको जरूर समझ में आ गया होगा, बताओ बाबू।